तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री विद अंशु के लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलते हैं अपने न्यू वीडियो की ओर। तो आज हम बात करने वाले हैं 11th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मीन्स रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं बच्चा। तो देखो, हम बात करेंगे 11th केमिस्ट्री। तो बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि अब हम लोग फिर से बात कर रहे हैं, समझ लो। क्योंकि वो पिछले वीडियो अच्छे नहीं थे, मतलब उसमें क्वालिटी भी नहीं थी। अब कुछ सही है और बच्चे भी बोल रहे हैं कि सर जी फिर से पढ़ाइए, समझ लो। और लाइव स्ट्रीम अभी नहीं हो पाएगी है, बिना वाईफाई के लाइव स्ट्रीम बच्चा नामुमकिन है। तो हम लोग ऐसे ही बात करते हैं, समझ लो। हाँ, तो देखो, लेसन 1 है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मीन्स रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणा है। तो आप लोगों ने हाई स्कूल में भी केमिस्ट्री पढ़ी, वो भी 5 लेसन, ज़्यादा नहीं थी हाई स्कूल में केमिस्ट्री, थोड़ी सी केमिस्ट्री आपने पढ़ा। पर 11th में आपको 2 मोटी सी किताबें पकड़ा दी गई, समझ लो। 2 किताबें पकड़ा दी गई, समझ लो। फर्स्ट है आपकी भौतिकी रसायन है और कार्बनिक रसायन है, मतलब उसमें सब ही है, सब फर्स्ट सेकेंड है, समझ लो। तो बच्चा, हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो चलते हैं। और वीडियो में जाने से पहले एक बात जरूर कहना चाहें कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट हो तो तुरंत बताएं, वो भी कमेंट में, समझ लो। तो बच्चा, 11th केमिस्ट्री सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चा, सबसे पहले हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। तो रसायन विज्ञान क्या है तो वही हमको पता होना चाहिए। तो ऐसे ही सुन लीजिए, हाँ, कि देखो भैया, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, समझ लो। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। अब बच्चा एक हमारी बहुत अच्छे से समझना, जैसे मान लो ये, मान लो पेड़ है, आएगा पेड़ है मैंगो, समझ लो, आम का पेड़ है, मैंगो ट्री। अब ये इसकी शाखाएं हैं, समझ लो, बहुत ध्यान से समझना। मैंगो ट्री का दूसरा नाम था विज्ञान, मीन्स साइंस है। तो देखो बच्चा, मैंने बोला रसायन विज्ञान। अब मान लो ये जो शाखा है इसकी, ये रसायन विज्ञान है, समझ लो। और इधर भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, समझ लो। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, समझ लो। एक पेड़ है जो विज्ञान है, और विज्ञान की 3 शाखाएं निकली, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, समझ लो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ का रासायनिक संगठन एवं गुणधर्म में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, वही भैया आपका रसायन विज्ञान होता है। अब बच्चा, रसायन विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में केमिस्ट्री से रूपांतरण किया गया है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको ना पता हो, केमिस्ट्री इंग्लिश वर्ड है बच्चा। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में केमिस्ट्री से रूपांतरण किया गया है, ठीक। ऐसे एक मिस्र भाषा है, इसको मिस्र भाषा में कीमिया से लिया गया। वहाँ पे आदमी लोग कीमिया बोलते हैं, कीमिया, जैसे हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं, रसायन विज्ञान बोलते हैं, वैसे ही उधर कीमिया बोलते हैं, ठीक। और इसका शाब्दिक अर्थ काला होता है, समझ लो। इतना मक्खन हो गया। तो ये तो शुरुआत की बात थी ऐसे ही कि रसायन विज्ञान की डिफिनीशन क्या होती है, तो हमने बता दिया आपको। अपने मुद्दे वाली बात में आते हैं, जहाँ से हमारा स्टार्ट करना है केमिस्ट्री। तो पहली डिफिनीशन लगाएंगे हम लोग पदार्थ, समझ लो, मीन्स द्रव्य, मीन्स मैटर है। तो डिफिनीशन लगा लो भैया, पदार्थ, द्रव्य एंड मैटर। पहले डिफिनीशन पदार्थ, समझ लो, मीन्स द्रव्य। और इन दोनों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, समझ लो। तो सर जी, पदार्थ, द्रव्य और मैटर, हमने पहली डिफिनेशन लगाई पदार्थ, ठीक। और पदार्थ का दूसरा नाम है द्रव्य, और इन दोनों को बच्चा इंग्लिश में मैटर बोलते हैं, समझ लो। तो भैया, पदार्थ क्या है? तो इस दुनिया में जो जो भी चीजें हैं बच्चा, वो सब पदार्थ है। ये मार्कर पदार्थ है, समझ लो। ये बोर्ड पदार्थ है, जिस फोन से हम वीडियो बना रहे हैं वो भी पदार्थ है, जिस फोन पे आप वीडियो देख रहे हो वो भी पदार्थ है। ये सब चीजें आपकी पदार्थ है, समझ लो।
तो बच्चा पदार्थ की परिभाषा क्या होती है वो ध्यान से समझना। ठीक, तो पदार्थ की डिफिनीशन जो होती है, देखिए क्या होती है, हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है तथा जो कुछ भी स्थान घेरती है तथा जो कुछ भी स्थान घेरती है पदार्थ मीन्स द्रव्य कहलाता है। ध्यान से देखो, सर जी पदार्थ की डिफिनेशन क्या होती है, हर वह वस्तु, समझ रहे हो, हर वह वस्तु, कोई भी वस्तु हो, हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मतलब बच्चा क्या होता है, भार, समझ रहे हो, द्रव्यमान का मतलब होता है भार। अब मान लो एक मार्कर है, ये कोई वस्तु है कि नहीं, तो हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, ये कोई वस्तु है जिसका कुछ द्रव्यमान मतलब भार होता है। इस मार्कर का कोई भार होगा कि नहीं होगा, वजन होगा कि नहीं, इसको आप जब तौलोगे तो इसका वजन होगा कि नहीं होगा, हाँ 100 ग्राम 50 ग्राम 200 ग्राम कुछ वजन होगा, होगा बिल्कुल, वो तो बनी बात है सर जी। है हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, इस मार्कर का अगर हम वजन देखेंगे तो कुछ ना कुछ वजन होगा, मतलब इसका द्रव्यमान है, तथा जो कुछ भी स्थान घेरती है, समझ रहे हो। तो बच्चा इस मार्कर को अगर हम इस हाथ में ऐसे रख लेंगे, ठीक, तो ये हमारा इतना स्थान घेर रहा है कि नहीं, इतने में तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो ये मार्कर मतलब स्थान भी घेर रहा है, समझ रहे हो, है कि सर जी इस मार्कर को जब हम तौलते हैं तो इसका वजन भी हमको मिलता है और इसको हम जहाँ पर रखते हैं ये स्थान भी घेरता है, मतलब सर जी ये हमारा पदार्थ है, क्योंकि पदार्थ की डिफिनीशन बोलती है हर वह वस्तु। अब ये मार्कर वाला बोर्ड है जो भैया आपका, ठीक, तो मान लो इसी को एग्जांपल ले लेते हैं, हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, जो बोर्ड है इसका कुछ वजन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भैया, ठीक, तथा जो कुछ भी स्थान घेरती है, जितने में लगा है इतना स्थान घेरा है कि नहीं घेरा, बिल्कुल घेरा है, तो वही भैया आपका पदार्थ मीन्स द्रव्य मीन्स मैटर कहलाता है। मक्खन हो गया, इतना मक्खन हो गया तो कमेंट में मक्खन कर रहे हैं, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे पदार्थ का वर्गीकरण, समझ रहे हो, तो देखिए पदार्थ का वर्गीकरण, बहुत ध्यान से देखेंगे, पदार्थ का वर्गीकरण, और साथ में लिखते चलना है आपको भी, समझ रहे हो, ये सब जो लिख रहा हूं मैं आपको भी लिखना है कॉपी में, है पदार्थ का वर्गीकरण। तो देखो भैया पदार्थ का वर्गीकरण दो तरह से होता है, समझ लो, दो तरह से होता है। कैसे, पहले तो होगा भौतिक आधार पे, फिर होगा रासायनिक आधार पे, समझ रहे हो कि पदार्थ का वर्गीकरण दो आधार में होता है, भौतिक और रासायनिक, समझ रहे हो। तो पहले हम भौतिक आधार में करते हैं, समझ रहे हो, बहुत ध्यान से समझना आप कि पहले हम भौतिक आधार में करते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। तो भैया जब हम पदार्थ का वर्गीकरण भौतिक आधार में करेंगे तो पदार्थ को मुख्यतः, समझ रहे हो, पदार्थ को मुख्यतः भौतिक आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मक्खन हो गया कि भैया जब हम पदार्थ का वर्गीकरण भौतिक आधार में किए तो पदार्थ को भौतिक आधार पर मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। मक्खन हो गया इतना। तो अब हम पहले भौतिक आधार देख लेते हैं कि सर जी ठोस, द्रव, गैस होता क्या है, समझ लो। तो अब हम लोग मजे की बात, जहां मुद्दे की बात आती है, और बहुत ध्यान से अब आपको देखना है, समझ लो। तो पदार्थ को भौतिक आधार पर मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इतने में मजा आ गया कि नहीं आ गया, तो इसको रफ करते हैं और आगे की चर्चा बढ़ाते हैं।
हम्म। देखिए आप लोग कि देखते हैं पदार्थ का वर्गीकरण सर जी भौतिक आधार में। पदार्थ को भौतिक आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया, ठोस, द्रव, गैस। देखते हैं कैसे है, आज हम भी समझेंगे। ठोस, द्रव एंड गैस, मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। समझ लो। हाँ, तो देखिए हम लोग देखने वाले हैं ठोस, द्रव, गैस कि सर जी ये सब है क्या। ठीक, तो बहुत ध्यान से देखना है हम लोगों को कि सर जी ठोस, द्रव, गैस है क्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई, समझ लो, हाँ, कि कोई भी पदार्थ हो भाई अणुओं से मिलकर बना होता है कि नहीं बना होता। आपको पता है कि सर जी कोई भी पदार्थ हो वो अणुओं से मिलकर बना होता है, समझ लो। तो इसी में देखेंगे कि अणुओं के मध्य लगने वाले बल को, समझ लो, कि सर जी जो अणु होते हैं, कि सर जी सॉरी जो पदार्थ होते हैं, तो समझना पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। बिल्कुल सर जी बनने वाली बात है कि सर जी हमारा जो पदार्थ होता है वो अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक, तो अणुओं के मध्य लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं सर जी, अंतरा आणविक बल कहते हैं। तो वही आज हमको ठोस, द्रव, गैस में देखना है कि अंतरा आणविक बल क्या कार्य करता है, कैसा होता है। अंतरा आणविक बल, समझ लो। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग और मक्खन भी करेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि दिल गार्डन गार्डन हो जाए, समझ लो। तो बच्चा देखो हमने बता दिया कि अणुओं के मध्य लगने वाले बल को अंतराणविक बल कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि सर जी ठोस में अंतराणविक बल कैसा होता है। इसको थोड़ा नीचे रखेंगे, रुक जाइए, थोड़ा स्ट्रक्चर बना दे, थोड़ा ज्यादा ही मजा आएगा। ठीक है बच्चा, तो देखिए ये ठोस, द्रव, गैस के कण हैं। इनके कण ऐसे ऐसे रहते हैं। पहले बात करेंगे हम लोग अंतराणविक बल के बारे में, समझ लो कि सर अंतराणविक बल होता क्या है। तो अणुओं के मध्य लगने वाले बल को बच्चा हम लोग अंतराणविक बल कहते हैं। तो सर जी ठोस में अंतराणविक बल कैसा होता है, समझ लो। तो अणुओं के मध्य, समझ लो, ये जो अणु है आपके, ये जो अणु मतलब कण, ये जो अणु है इनके मध्य लगने वाले बल को हम अंतराणविक बल कहते हैं। तो आप भैया देख रहे हो इन कण के मध्य बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत है, समझ रहे हो। ये एक दूसरे से हटना नहीं चाहते, बिल्कुल एक दूसरे से ऐसे प्यार मोहब्बत से जुड़े हुए। तो बच्चा जब एकता होती है तो एकता की हमेशा जीत होती है और एकता में सबसे बड़ी ताकत होती है। तो देख रहे हो भैया कैसा चिपके हुए, बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल मित्रता में है, एक भी लड़ाई नहीं है बच्चा, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, समझ रहे हो। तो अब देख लीजिए एक भी इनके बीच में गैप नहीं है कि दुश्मनी हो, बिल्कुल प्यार मोहब्बत। तो इनमें तो भैया सबसे ज्यादा बल होगा कि नहीं होगा, है तो हम लोग उच्चतम लिख देंगे, समझ रहे हो। देखिए इन कणों के बीच एक भी गैप है नहीं है सर जी, बिल्कुल देखो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, है कि नहीं। बिल्कुल मस्त प्यार मोहब्बत है इनके बीच, समझ रहे हो। है तो इनके मध्य ठोसों में अंतराणविक बल उच्चतम होता है, मतलब बहुत अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, समझ रहे हो। अब हम देखेंगे द्रव में सर जी कि इनके अणुओं के मध्य कैसा अंतराणविक बल होता है, समझ रहे हो। तो बच्चे इसमें हम देख तो रहे हैं कि सर जी इनमें अंतराणविक बल अच्छा है परंतु ठोसों की अपेक्षा नहीं है। ठीक, ठोसों की अपेक्षा इनमें अंतराणविक बल कम है सर जी। ठोसों में देखो सर जी कैसा चिपके थे एक दूसरे से, इनमें देखो कितना मतलब थोड़ा दूरी है, समझ रहे हो। तो सर जी हम ये बोल सकते हैं कि ठोसों की अपेक्षा कम है। ठीक, कम भी नहीं बोल सकते, समझ रहे हो। तो ठोसों की अपेक्षा, ठोसों की अपेक्षा अंतराणविक बल कम,
ठोसों की अपेक्षा कम। समझ रहे हो बच्चा? ठोसों की अपेक्षा कम। अब बच्चा हम यही बात देखेंगे गैस में। गैस में हम देख रहे हैं, तो देख रहे हो भैया कितना दूर कण है, अणु अणु से कितना दूर है, समझ रहे हो? तो अणुओं के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं? अंतराण्विक बल। तो इनका इधर अणु है, एक इधर है, देख रहे हो कण कितनी दूर है? तो इनमें क्या होगा भैया प्यार मोहब्बत? एक भी नहीं है, बिल्कुल दुश्मनी है। तो इनमें तो हम बोलेंगे निम्नतम, सबसे बेकार। इनमें सर जी एक भी बल नहीं, बिल्कुल खत्म हुई चीज है, समझ रहे हो? तो अंतराण्विक बल हमने देखा है ठोस में सबसे अधिक है, उच्चतम है, क्योंकि इसके कण एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए हैं। जिससे आप लोगों को मैं अच्छे एग्जांपल देता हूं कि एकता की जीत हमेशा क्यों होती है, क्योंकि वो एक दूसरे से मित्रता से चलते हैं, और मित्रता ही सबसे बड़ी कुंजी है एकता की, समझ रहे हो? तो एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं, समझ रहे हो? तो ऐसे जुड़े हुए हैं, तो इनमें बच्चा सबसे ज्यादा ताकत होगी, है, और इनमें थोड़ी दूरी है, तो हम बोल देते हैं कि सर जी ठोसों की अपेक्षा कम, और इनमें तो भैया बहुत ही दूरी है, तो इनमें बिल्कुल निम्नतम, बिल्कुल खत्म है, मतलब इनमें एक भी अंतराण्विक बल सबसे कम इनमें है, समझ रहे हो? अब ऐसे ही इन्हीं के जैसे एक चीज और है हमारे, है अंतराण्विक दूरी, इनके जैसा है कि अणुओं के मध्य दूरी कितनी। अभी हम लोग प्यार मोहब्बत देख रहे थे, कितना है, अब दूरी देखेंगे हम। समझ लो अंतराण्विक दूरी है, तो बहुत ध्यान से देखना है आपको, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है बच्चा। हाँ, तो अंतराण्विक दूरी बच्चा, तो ठोस में जब हमने देखा अंतराण्विक दूरी, तो सर जी बहुत ध्यान से देखना है। तो देखो बच्चा अंतराण्विक दूरी इसमें देखेंगे। दूरी का मतलब होता है स्थान, कि कण कण के बीच में कितना स्थान है, एक अणु और एक अणु के बीच में स्थान कितना है, दूरी कितना है। तो हमने जब सर जी ठोस के कण देखे, सर जी इनके ऐसे कण बिल्कुल चिपके हुए हैं, इनके मध्य मतलब सर जी कण के बीच एक भी जगह ही नहीं है, स्थान ही नहीं है, दूरी ही नहीं है, बहुत ही प्यार मोहब्बत है सर जी इसमें। तो हम इनमें बोलेंगे सर जी इनका तो अंतराण्विक दूरी निम्नतम है, मतलब नगण्य है, मतलब बहुत कम, इनके बीच एक भी जगह नहीं है। बताइए इनके कण कण के बीच एक भी गैप नहीं है बच्चा, है, तो इनके बीच अंतराण्विक दूरी जो स्थान होगा कण कण के बीच, वो बिल्कुल निम्नतम, मतलब खत्म होगा, समझ रहे हो? अब हम देखेंगे द्रव में, तो द्रव में हम ये बोलेंगे कि सर जी इनमें गैप तो है, परंतु गैस जैसा नहीं है, ठोसों की अपेक्षा इनमें अंतराण्विक दूरी अधिक है सर जी, समझ रहे हो? ठोस में तो सर जी एक भी नहीं था दूरी, परंतु इनमें ठोसों की अपेक्षा अधिक, ठोसों की अपेक्षा अधिक, समझ लो? मक्खन हो गया इतना। हाँ, अब गैस में देख रहे हैं हम लोग अंतराण्विक दूरी, तो गैस में तो दूरी से दिख रहा है भैया इतना दूर है, तो सबसे अधिक इनमें ही होएगा अंतराण्विक दूरी, है, तो उच्चतम लिख देंगे, सिंपल सा बच्चा। मजा आ रही कि नहीं? है, तो अंतराण्विक दूरी हमने देखा ठोस में सबसे कम है, फिर द्रव में देखा तो सर जी ठोसों की अपेक्षा अधिक है, और गैस में देखा तो गैस में बच्चा सबसे ज्यादा अंतराण्विक दूरी है, तभी हमने उच्चतम लिखा है। उच्चतम का मतलब होता है सबसे अधिक, निम्नतम का मतलब होता है बहुत कम, है। अब देखो तीसरी बात आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और अब थोड़ा और ध्यान से देखना, समझ लो। तो देखो आकार की बात आती है। आकार का मतलब इंग्लिश में होता है शेप, जान गए होंगे, ठीक? तो सर जी आकार इनका निश्चित होता है, क्या निश्चित होता है, समझ लेते हैं। समझ लो आकार मतलब शेप, तो हम देखेंगे सर जी कि ठोस का शेप कैसा होता है, मीन सॉलिड का शेप कैसा होता है, निश्चित होता है या अनिश्चित होता है बच्चा? तो देखिए अब एग्जाम्पल देते हैं आपको मजेदार। तो देखिए आप, ये ठोस है, ये मार्कर जो हमारे हाथ में है ये ठोस है, ये बोर्ड जो हमारे पास है ये ठोस है, मतलब सॉलिड है। जिस फोन से हम वीडियो बना रहे हैं वो भी बच्चा क्या है, ठोस है, मतलब सॉलिड है। जिस फोन से आप देख रहे हो वो भी सॉलिड है, जिस घड़ी में हम टाइम देख रहे हैं ये भी सॉलिड है बच्चा, समझ रहे हो? हाँ, तो देखो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मार्कर। तो भैया ये जो आपका मार्कर है ये आपका क्या है, सॉलिड है, मतलब ठोस है? तो इसका आकार निश्चित है या अनिश्चित है? तो इसका आकार निश्चित है, परंतु क्यों सर जी?
तो हम आपको चैलेंज देते हैं कि इसको बिना तोड़ के आप इसका शेप चेंज कर दो, कर पाओगे नहीं ना। अब बोल दो कि इसका ऐसे निकाल दो, तोड़ना नहीं है, हैं तोड़ना नहीं है, फिर भी ठोस का आकार चेंज करके दिखा दो, तोड़ना नहीं है किसी चीज को। अब बोर्ड है ये हमारा, ये भी ठोस है, इसको बिना तोड़े आप इसका आकार चेंज कर सकते हो? नहीं चेंज कर सकते भैया, बताइए, बिना तोड़े आप इसका आकार नहीं चेंज कर सकते हो। तो जिससे हमको ये पता चल गया कि सर जी ठोस का आकार निश्चित होता है। समझ रहे हो? अब हमारी यही बात है कि सर जी द्रव में, कि सर जी द्रव का आकार निश्चित होता है या अनिश्चित होता है, समझ रहे हो? तो जैसे हमारे पास जल है, समझ रहे हो, जल है, आधा लीटर जल को हमने, आधा लीटर पानी को हमने एक बोतल में ले लिया, ध्यान समझना, आधे लीटर पानी को हमने किसी बोतल में ले लिया, तो उस बोतल के आकार का पानी है। अब जिस पात्र में डालोगे जल को तो उसी पात्र का वो आकार ले लेगा। अब आधे लीटर पानी को आप किसी डब्बे के अंदर डाल लो, ठीक, समझ रहे हो? तो मेरी बात को समझना, तो वो जल आपका पहले जब बोतल के अंदर था तो बोतल के आकार का था कि नहीं? अब आपने उसको भगोने में डाल लिया तो भगोने का आकार ले लेगा, बाल्टी में रखोगे तो बाल्टी का आकार ले लेगा, टब में डालोगे टब का आकार ले लेगा, ग्लास में डालोगे तो भैया वो ग्लास का आकार ले लेगा जल, समझ लो। जिससे हमको ये पता चल गया कि सर जी हमारा ये जो द्रव होता है इसका आकार निश्चित नहीं होता है, जिससे हम इसको अनिश्चित बोलेंगे। हैं, कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट बच्चा। ठीक, अब हमारी यही बात आती है गैस में, कि सर जी गैस का शेप निश्चित होता है या अनिश्चित होता है? तो देखो बच्चा, जो गैस आपका होता है, गैस आपका जो होता है, अब मान लो अगरबत्ती का धुआं है, एक डब्बी के अंदर हम लिए हैं, एक डब्बी के अंदर अगरबत्ती के धुएं को भरे हैं, तो भैया वो डब्बे का आकार का धुआं दिख रहा है, समझ रहे हो? और उसी डब्बी के धुएं को किसी कमरे में हमने खोल दिया तो पूरे कमरे का शेप ले लेगा कि नहीं? पूरे कमरे में उसके कण घूमेंगे भैया दूर दूर, तो पूरे कमरे का शेप ले लेगा कि नहीं भैया? जी बताइए आप। हाँ, कि हमने जैसे धुआं है अगरबत्ती का किसी डब्बे में भरे तो डब्बे का आकार ले रहा है, और डब्बे का ढक्कन खोल दे तो रूम के अंदर खोलोगे अगर डब्बे का ढक्कन बंद करके सब कुछ, तो रूम के आकार का ले लेगा कि नहीं? तो जिससे हमको पता चल गया कि सर जी गैस का भी आकार अनिश्चित होता है। ठीक है बच्चा, मजा आ रही है? अब लास्ट देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भैया, आयतन। आयतन का मतलब होता है बच्चा वॉल्यूम, है। अब बहुत बच्चों को नहीं पता होता कि सर जी ये आयतन है क्या है। तो देखो बेटा, आयतन की डेफिनेशन आप लिख लेना कॉपी पे, नहीं तो लिख लो भैया अंशु सिंह की कैप्सूल में, है कि जो वस्तु जितना स्थान घेरती है, समझ लो क्या लिखोगे परिभाषा आयतन की, कि जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। फिर से एक बार, जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं, समझ लो। तो हम देखेंगे कि सर जी ठोस का आयतन निश्चित होता है या अनिश्चित होता है। तो देखिए, जैसे भैया हमारा ये मार्कर है, मार्करों को हमने इस हथेली पे अपने रख लिया तो ये इतना स्थान घेर रहा है कि नहीं? मतलब हमारा जैसे बोर्ड है, सॉलिड है भैया, इस बोर्ड को हम इधर लगाए तो इतना स्थान घेर रहा है कि नहीं? हाँ बताइए आप। हाँ, ये जो बोर्ड है हमारा, इतने बोर्ड जहाँ पे लगाए हैं तो स्थान घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है? बिल्कुल घेर रहा है। तो मतलब सर जी ठोस जो होता है वो स्थान घेरता है। हाँ, तो आयतन वही तो बोलता है कि जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। तो मतलब सर जी ठोस का आयतन निश्चित होता है। बहुत ध्यान से देखना है बच्चा। ठीक, अब हम बात करेंगे द्रव की, कि सर जी द्रव में आयतन निश्चित होता है या अनिश्चित होता है। तो भैया हमारा जो जल है, ठीक, वैसे एग्जांपल, अब जल को हमने किसी ग्लास में ले लिया तो ग्लास में स्थान घेरेगा कि पानी को आपने ग्लास में भर लिया तो उसने ग्लास के अंदर वो स्थान तो घेर रहा है ना। अब उसी पानी को आप अगर किसी भगोने में डाल दो तो उतना भगोने का स्थान घेरेगा कि नहीं?
अब आधा लीटर पानी है, आपने बोतल में लिया है आधा लीटर पानी को, तो उसने आधे लीटर का स्थान घेरा हुआ है। उसी पानी को अगर आप किसी भगोनी में डाल दोगे तो वो भी आधे लीटर पानी तो आधे लीटर का जगह घेरेगा। तो स्थान घेर रहा है कि नहीं घेर रहा भैया? बिल्कुल हाँ घेर रहा है। बताइए घेर रहा है कि नहीं? तो जो चीज स्थान घेरते उसे आयतन बोलते हैं। तो मतलब द्रव स्थान घेरता है सर जी। तो मक्खन हो गया कि सर जी इसका भी निश्चित होगा। ठीक है बच्चा। अब गैस की बात आती है कि सर जी गैस का आयतन निश्चित होता है या अनिश्चित होता है। ठीक, तो बच्चा देखो जो गैस आपका होता है, अब वही अगरबत्ती का धुआं है, किसी डब्बे में लिए हुए हो, डाल रहे हो, अब कमरे में खोल दिया उस धुएं को। अब वो डब्बे के अंदर जब भरे हो तो डब्बे का आकार पूरा ले रहा है, डब्बे के अंदर स्थान घेर रहा है उतना। अब उतने ही धुएं को आपने कमरा के अंदर किसी खोल दिया, पूरे कमरे में घूमने लगा है, पूरे कमरे में स्थान घेरने लगा। समझ रहे हो मेरी बात को? समझना आप कि सर जी अब अगरबत्ती का धुआं है, हमने उसे किसी डब्बे में ले लिया तो पूरे डब्बे में स्थान घेर रहा है, घूम रहा है पूरे, हैं डब्बा खोल दिया पूरे रूम पे घूम रहा है, हैं समझ रहे हो? पूरे रूम में घूम रहा है, पूरे रूम का वो शेप ले रहा है, हैं परंतु स्थान नहीं घेर पा रहा है, हैं वो काम करने से रोक पाएगा का? नहीं रोक पाएगा ना। हम तो अपना दौड़ के काम कर रहे हैं भैया, उसको उड़ने दो, हैं और कहीं से स्थान मिलेगा उड़ जाएगा, है। तो इसका भी आयतन निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। आयतन का मतलब होता है जो वस्तु स्थान घेरती है। धुआं आपका स्थान नहीं घेरता बच्चा। अब देखिए बहुत ध्यान से देखना है। ठीक, इतने में मजा आ गया कि नहीं? एक बार फिर से बता दे। देखिए भैया ठोस मीन्स सॉलिड, द्रव मीन्स लिक्विड, गैस मीन्स गैस। ठीक, ये पदार्थ के भौतिक आधार में जब हमने वर्गीकरण किया तो इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। इस सभी पदार्थ को मुख्यतः भौतिक आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो भैया जब हम सबसे पहले हमको पता है कि कोई भी पदार्थ हो वो अणुओं से मिलकर बना होता है, तो अणुओं के मध्य लगने वाले बल को हम अंतराण्विक बल कहते हैं। तो हमने देखा कि सभी ठोस में देखते हैं अंतराण्विक बल कैसा है, तो इन कणों के बीच एक भी गैप नहीं है बच्चा। ठीक, तो कणों के बीच गैप नहीं है तो इनके बीच बल बहुत मजबूत होगा, तभी हम इसके लिए उच्चतम लगाए हैं। और द्रव में देख रहे हैं मतलब सर जी इसके कण पास तो है परंतु ठोसों की अपेक्षा नहीं है, ठोस में बिल्कुल जुड़े हुए परंतु इनमें कुछ दूर है, तो हम इनके लिए बोल देंगे कि सर जी ठोसों की अपेक्षा कम। और गैस में देख रहे हैं तो गैस में तो भैया बहुत ही दूर है, तो ये तो सबसे कम है, एक कण इधर तो एक कण इधर, इसके लिए हमने निम्नतम बोल दिया मतलब बहुत कम है। अब अंतराण्विक दूरी की बात आती है, सिंपल सा सेम वही होता है, बस दूरी मतलब प्रत्येक अणु के बीच स्थान कितना है, समझ रहे हो? हाँ, तो देखो बच्चा हम सॉलिड में जब देखें कि इनकी कण कण के बीच कितना दूरी है मतलब फर्क है, स्थान कितना है, तो ये कण एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं, इनके बीच एक भी गैप नहीं। तो इसके लिए हमने बताया कि इनका ठोसों का अंतराण्विक जो दूरी होता है वो बिल्कुल निम्नतम होता है, मतलब खत्म होता है, एक भी नहीं होता। अब द्रव में देखा हमने तो हमने बोला कि सर ठोस की अपेक्षा द्रव में कण के बीच स्थान अधिक है, समझ लो। ठोस में तो सर जी एक भी नहीं है परंतु द्रव में ठोसों की अपेक्षा अधिक है, तभी हमने लिख दिया ठोसों की अपेक्षा अधिक है। और गैस में देख रहा है तो गैस में तो कण कण के बीच बहुत ही गैप है, तभी हमने उच्चतम बोल दिया। अब बात आती है आकार मतलब शेप है, तो ठोस का आकार निश्चित होता है। कहे होता है कि ये बोर्ड जो आपके सामने लगा है जिसमें आप देख रहे हो, तो ये बोर्ड लगा है, तो बोर्ड बताइए बोर्ड का आकार निश्चित है या निश्चित? निश्चित है, क्योंकि बोर्ड का आकार आप चेंज नहीं कर सकते, शेप नहीं चेंज कर सकते बिना तोड़ के। ठीक, किसी वस्तु को त्रुटि बिना पहुंचाए आप उसका आकार नहीं चेंज कर सकते। ये मार्कर है, इसको बिना तोड़े अब इसका ढक्कन अलग कर दो, ये सब अलग कर दो, इसे तोड़ना बोलते हैं। बिना तोड़े इसका आकार बच्चा तुम नहीं चेंज कर सकते, समझ रहे हो? सॉलिड का है, तभी इसका निश्चित बोल दिया। अब द्रव की बात आती है, तो द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। अब किसी ग्लास में पानी है, उसी ग्लास के पानी को किसी लोटा में रख लो तो लोटा का आकार ले लेगा, उसी लोटे के पानी को किसी डब्बे में रख दो तो डब्बे का आकार ले लेगा, समझ रहे हो? तो उसका आकार निश्चित नहीं होता है, तभी हमने द्रव में भी बोल दिया कि अनिश्चित। अब बात आती है गैस की, तो देखो बच्चा गैस का भी आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक, किसी डब्बे के अंदर अगर आप धुआं लेकर घूम रहे हो और किसी रूम के अंदर उस डब्बे, अब समझना डब्बे के अंदर धुआं है तो डब्बे का आकार का होगा कि नहीं होगा? डब्बे के अंदर घूम रहा है, डब्बे के अंदर के धुएं को खोल दोगे, समझना मेरे बहुत ध्यान से बात है, तो भैया खोल दोगे तो पूरे रूम का वो शेप ले लेगा, है और कहीं से स्थान मिलेगा दूसरे रूम में जाएगा, दूसरे रूम का शेप ले लेगा। हाँ, तो इसका आकार निश्चित नहीं होता, समझ रहे हो? अब बात आती है कि भैया आयतन मीन्स वॉल्यूम, आयतन का मतलब क्या होता है बहुत बच्चे नहीं जानते। तो बच्चा हम बता रहे जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं, मतलब वॉल्यूम। हाँ,
अब बच्चा ठोस की बात आती है कि सर जी ठोस का वैल्यू कैसा होता है, तो ठोस का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, परंतु काहे होता है तो बच्चा ये जो आपका बोर्ड है, जो मार्कर बोर्ड है, ये आपका जितने स्थान में लगा है स्थान घेर रहा है, हाँ स्थान घेर रहा है। ये आपका जो मार्कर है इतने हाथ में रख देंगे तो इतना स्थान घेर रहा है। कोई भी सॉलिड चीज हो, फोन में देख रहे हो, फोन को अगर आप जमीन पे भी रख दोगे तो उतना स्थान घेरेगा बच्चा, कि नहीं घेरेगा, घेरेगा। तभी हम बोलते हैं कि सॉलिड का जो सर जी आयतन होता है वो निश्चित होता है, ठीक। अब द्रव की बात आती है, मतलब लिक्विड, हाँ, तो बच्चा जब लिक्विड की बात आती है तो लिक्विड का भी आयतन निश्चित होता है, परंतु क्यों होता है, तो देखो बच्चा, जल को आप कहीं पर भी रखोगे तो स्थान घेरेगा, चाहे किसी डब्बे के अंदर डालो तो भैया स्थान घेरेगा, टब में डालो पानी को, टब में भी स्थान घेरेगा, ग्लास में लोगे ग्लास में भी स्थान, कहीं पर जल को डालो यार भैया वो स्थान घेरेगा, समझ रहे हो। तो मतलब तभी बोले हम द्रव का जो आयतन होता है निश्चित होता है। अब गैस की बात आती है, ठीक, तो गैस का बच्चा जो आयतन होता है वो अनिश्चित होता है, क्योंकि धुआं कभी स्थान नहीं घेरता, समझ रहे हो। जो अब मान लो अगरबत्ती का धुआं है बच्चा, ये स्थान नहीं घेरता है, हवा उड़ती है, वायु चलती है, तो वो तो स्थान घेरती नहीं घेरती, समझ रहे हो, अनिश्चित होता है। तो इतना मक्खन हो गया कि नहीं, अगर मक्खन हो गया तो कमेंट में हमको ये चाहिए, क्या चाहिए, समझ रहे हो, मक्खन कमेंट करिए भैया कि सर जी बिल्कुल मक्खन हो गया। और कोई भी डाउट है तो कमेंट में डाउट अपना क्लियर कीजिए, समझ रहे हो। हाँ जी, अब आगे देखेंगे, कितने में मजा आ रहा है। ये भौतिक आधार की बात हो गई और ये सब लिखते चलना है आपको, हाँ ठीक है बच्चा। अब बात आती है कि सर जी रासायनिक आधार में वर्गीकरण कीजिए। तो देखिए, जब ठोस का हम वर्गीकरण रासायनिक आधार में करेंगे तो इसे दो भागों में होता है। कौन कौन से, पहला शुद्ध पदार्थ, समझ रहे हो, शुद्ध पदार्थ, इधर भी लिखते हैं, पहला क्या होता है, शुद्ध पदार्थ, समझ लो, मतलब प्योर सब्सटेंसेस, समझ रहे हो बच्चा कि सर जी जब हम पदार्थ का वर्गीकरण रासायनिक आधार में करते हैं तो पदार्थ को रासायनिक आधार पर मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला तो हमारा भैया शुद्ध पदार्थ हो गया और दूसरा मिश्रण होता है, मीन्स मिक्सचर होता है। तो शुद्ध पदार्थ को हम भैया इंग्लिश में प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। अब शुद्ध पदार्थ है क्या तो बताना हमारा काम है। तो डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे कि सर जी घटकों, लिखना है आपको साथ में, घटकों के द्रव्यमानों का निश्चित अनुपात ही शुद्ध पदार्थ कहलाता है। समझ रहे हो मेरा भैया कि जब हमने शुद्ध पदार्थ की डेफिनेशन देखी तो क्या होता है, घटकों के द्रव्यमानों का निश्चित अनुपात ही शुद्ध पदार्थ कहलाता है। समझ लो, ये सिंपल सी डेफिनेशन है, लिख लेना कि आज के थोड़ा लेक्चर में ज़्यादा थ्योरी हो सकती है, फिर आगे थोड़ा बात करेंगे क्योंकि थ्योरी भी लिखते चलता है, ठीक। अब देखो भैया, घटकों के द्रव्यमानों का निश्चित अनुपात ही शुद्ध पदार्थ कहलाता है, ठीक। अब शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। पहला तो तत्व है और दूसरा यौगिक, मतलब एलिमेंट एंड कंपाउंड। बच्चा ध्यान से देखो, हाँ, ये मत सोचो कि सर्दी आज ज्यादा चिल्ला नहीं है, ऐसी चीज ही है यार, इतना थ्योरी है ना, थ्योरी में मन नहीं लगता।
अब जब सवाल आएंगे थोड़ा मतलब इंटरेस्टेड चीज आए, अगला लेक्चर जो आएगा भैया रासायनिक संयोजन के नियम, उसमें तो मतलब मजा ही मजा, दबा के मजा है, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। इसमें भी होगा परंतु लेते रहो, हाँ, तो मजा नहीं आएगा। तो भैया शुद्ध पदार्थ का डेफिनेशन हमने देख लिया, घटकों के द्रव्यमानों का निश्चित अनुपात ही शुद्ध पदार्थ कहलाता है। अब शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, तत्व एंड यौगिक, मतलब एलिमेंट एंड कंपाउंड। ओके, तो अब भैया हम देखेंगे तत्व क्या होता है, मीन्स एलिमेंट होता क्या है, समझ रहे हो। तो बच्चा देखो, तत्व की परिभाषा होती है, लिखते चलिए भैया, ये सब आपको लिखना है? तो देखो बच्चा, तत्व वह है, तत्व वह है जिसमें केवल एक प्रकार के निश्चित परमाणु होते हैं तथा इसके गुणधर्म स्वयं में होते हैं। तत्व कहलाते हैं, समझ लो कि सर जी तत्व वह है जिसमें केवल एक प्रकार के निश्चित परमाणु होते हैं, समझ लो, तथा इसके गुणधर्म स्वयं में होते हैं, तत्व कहलाते हैं। परंतु कैसे, तो वो बात हमारी है, ठीक। तो तत्व, आपको तत्व पता है क्या होते हैं? तत्व आपको लेसन 2 में पढ़ाएंगे हम कि सर जी मतलब सॉरी लेसन 3 में मेंडलीव की आवर्त सारणी, ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 108 तत्व होते हैं, समझ रहे हो। तो उनमें से आप ज्यादा नहीं 30 तत्व याद कर लेना, काफी है, समझ लो 30। तो तत्व आपके पता है क्या क्या, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब आपके तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, समझ रहे हो। तो ये आपको याद करना जरूरी है, ओनली 30 तक याद कर लो, मजा आ जाएगी, समझ रहे हो। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे हम ले लेते हैं हाइड्रोजन, तो तत्व वह है जिसमें केवल एक प्रकार के निश्चित परमाणु होते हैं, ठीक। तो हाइड्रोजन तत्व है कि नहीं, एच से हाइड्रोजन, एच आपका हाइड्रोजन तत्व है, ठीक। तो तत्व है जिसमें केवल एक प्रकार के निश्चित परमाणु होते हैं, मतलब एक ही प्रकार के उसमें परमाणु हों। ये नहीं कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब ऐड कर दो, नहीं, होना चाहिए परमाणु एक ही, चाहे वो चाहे जितना हो। अब H है, H2 लिख दो, बात चल जाएगी। परंतु इसके साथ कह दो O लगा दे तो भैया नहीं हो सकता, क्योंकि ये दूसरा तत्व आ गया। बोल रहा है हमारा डेफिनेशन कि तत्व वह है जिसमें केवल एक प्रकार के निश्चित परमाणु होते हैं। तो इसमें हमने एक यस था, H2 कर दिया, कोई डाउट नहीं, क्योंकि सभी केवल एक प्रकार के निश्चित परमाणु, निश्चित मतलब वही परमाणु, परमाणु का मतलब जब तत्व कि सभी परमाणु का मतलब होता है जब कोई तत्व अकेला उपस्थित हो, मतलब इधर उधर की उसमें को ना हो, समझ रहे हो। और अणु का मतलब ये सब पढ़ाऊंगा मैं आगे, समझ रहे हो। अब ये H2O है तो ये अणु है आपका, क्योंकि इसमें एक से अधिक तत्व हैं, समझ रहे हो, तो ये आपका अणु होता है। अब देखो भाई, बात हो रही थी कि तत्व वह है जिसमें केवल एक प्रकार के निश्चित परमाणु होते हैं, मतलब तत्व वही हो। अब नाइट्रोजन है, जैसे N2 लिख दो, तत्व तो वही है ना, निश्चित परमाणु, परमाणु वही होना चाहिए, हाँ। और इसके गुणधर्म स्वयं में होते हैं। अब तत्व ही यही है तो भैया गुणधर्म तो स्वयं में होंगे ही, ठीक। तो H, H2, N2, O है, O2 लिख लो, मतलब तत्व वही होने चाहिए, इसमें और कोई नहीं कि O2 के साथ और कोई भी तत्व को छोड़ दो, नहीं भैया। चाहे एक अधिक कर दो, O2 कर दो, N2 कर दो, H2 कर दो, है, ऐसे काम चल जाएगा। मक्खन हो गया, इतना मजा आ गया कि सर जी तत्व वह है जिसमें केवल एक प्रकार के निश्चित परमाणु होते हैं तथा इसके गुणधर्म स्वयं में होते हैं, तत्व कहलाते हैं, ठीक। इतना आप लिख लीजिए, ठीक। और आगे बात हम लोग करते हैं।
अगर मज़ा आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी बताएं कि भैया जीरो से हीरो बनना है तो जल्दी से आइए। कहाँ? CWA मतलब केमिस्ट्री विद अंशु। ओके, तो चलते हैं आगे। रख कर दिया जाए इनको भैया। दूसरी बात थी यौगिक मीन्स कंपाउंड क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, यौगिक दो प्रकार थे इनके, तत्व और यौगिक मतलब कंपाउंड। ठीक है बच्चा। अब यौगिक मतलब सभी कंपाउंड क्या होता है, तो इसकी डिफिनेशन होती है बच्चा, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, समझ लो, जब दो या दो से अधिक तत्वों का रासायनिक संयोग होता है। समझ लो, जब दो या दो से अधिक तत्वों का रासायनिक संयोग होता है तो प्राप्त व्युत्पन्न ही यौगिक मीन्स कंपाउंड कहलाता है। मजा आ रहा है कि बच्चा जब दो या दो से अधिक, समझ रहे हो, एग्जांपल देखो, जब दो या दो से अधिक, दो हो या दो से अधिक NH3, जब दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक क्या तत्व मैंने पढ़ा दिया है भैया। हाँ, जब दो या दो से अधिक तत्वों का रासायनिक संयोग होता है, N क्या है बच्चा? नाइट्रोजन है, H क्या है? हाइड्रोजन है। तो दो हो या दो से अधिक हो तो इसमें दो तत्व है कि नहीं? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। बक्कल हो रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है कि नहीं? तो जब दो या दो से अधिक, दो तत्व हैं, कोई भी डाउट नहीं, जब दो या दो से अधिक तत्वों का रासायनिक संयोग होता है, मतलब इनका जब रासायनिक संयोग होगा तो प्राप्त व्युत्पन्न ही बच्चा यौगिक कहलाएगा। अब इनका अनुपात देखोगे, तत्वों का अनुपात तो 2:1 है। जैसे H2O की बात आ जाए, H2O में भी 2:1। ठीक, यौगिक होते हैं, NaCl ले लो, ये भी आपका देखिए दो तत्व हैं कि नहीं, समझ लो। तो जब दो या दो से अधिक तत्वों का रासायनिक संयोग होता है तो प्राप्त व्युत्पन्न ही यौगिक कहलाता है। इसमें 1:1 का है। अब CaOH का होल ट्वाइस ले लो। तो देखिए आपके इसमें कैल्शियम भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। हाँ, तो जब दो या दो से अधिक, इसमें दो से अधिक तत्व आ गए, 1 2 3 है, तो ये बच्चा सब आपके यौगिक होते हैं। 1:2:2, यही कुछ बातें होती है। एग्जाम्पल थ्योरी है इसमें, मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब देख लो, समझ लो। कल से मजा आएगी, आज थोड़ा पढ़ लो ऐसे, समझ लो। तो जब दो या दो से अधिक तत्वों का रासायनिक संयोग होता है, ठीक, देख रहे हो आप, रासायनिक संयोग तो प्राप्त व्युत्पन्न ही भैया आपका यौगिक कहलाता है। मतलब दो तत्व होने चाहिए या दो से अधिक हो तो वही आपका यौगिक कहलाता है। मतलब सेम ही मान लो, वैसे ही अणु की तरह, मीन्स मॉलिक्यूल की तरह होता है। ठीक, अब इसके बाद बात आती है मिश्रण की, समझ लो, क्योंकि रासायनिक आधार में दो भागों में बांटा गया था। शुद्ध पदार्थ के बारे में पूरी चर्चा हो चुकी। अब दूसरी बात आती है मिश्रण की, और मिश्रण पढ़ेंगे फिर हम लेक्चर का अंत करेंगे। मिश्रण, मिश्रण मिश्रण को इंग्लिश में बोल सकते हो मिक्सचर। समझ रहे हो बच्चा? मिक्सर है, मिक्सचर। अब देखो बच्चा, मिश्रण क्या होता है, अब मजा आने वाली है थोड़ा। जब मिश्रण का मतलब ही होता है मिलाना,
जब परिभाषा डेफिनेशन, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है। समझो, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो वह मिश्रण कहलाता है। समझ रहे हो बच्चा? तो वह मिश्रण कहलाता है। देखो कैसे, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को, ठीक, अब बच्चा मान लो जैसे आपके पास शक्कर है और शरबत है, मतलब पानी है, ये जल है आपका, क्या है, H2O, समझ लो, जल है आपका, इसमें आपने शक्कर डाल दिया, मतलब C12H22O11, ये चीनी का सूत्र है, समझ लो। तो आपने इसमें चीनी डाल दिया। तो देखो बच्चा बोल रहे हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थों को, दो पदार्थ भी हो सकते हैं, दो से अधिक पदार्थ भी हो सकते हैं, समझ लो, दो पदार्थ भी बोल रहे हैं कि सर जी जब दो या दो से अधिक, दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकते हैं, समझ लो। तो जब दो या दो से अधिक, दो पदार्थ हमने ले लिया, एक दूसरे को मिला दिया, बोल रहा है ना, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है, मतलब कोई भी अनुपात, मतलब 100 ग्राम शक्कर हो, 50 ग्राम शक्कर हो, किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है, मिला दिया, ठीक, एक दूसरे से मिल गए है, तो वही बच्चा मिश्रण कहलाता है। मिश्रण का मतलब होता है मिलना, ये एक दूसरे से मिल चुके हैं, समझ लो। तो यही होता है बच्चा मिश्रण है। अब मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से आप बहुत अच्छे से जानते हो, समांगी मिश्रण एंड विषमांगी मिश्रण। हाँ, तो अब मजा आने वाली है। अब भैया जी समांगी मिश्रण क्या होता है, ठीक, समांगी मिश्रण अब इधर से समझो। समांगी मिश्रण आपका होता है वे मिश्रण, ये आपको लिखना है, वे मिश्रण जिनका संगठन समान होता है। कैसे होता है तो बताऊंगा मैं, है, तो वे मिश्रण जिनका संगठन समान होता है। अब जैसे जल है मान लो 500 ग्राम, समझ लो, 500 ml जल है। ये बात को ध्यान से समझना, 500 ml आपका जल है, इसमें आपने 200 ग्राम शक्कर डाल दिया, समझ लो, 500 ml जल में आपने 200 ग्राम शक्कर डाल दिया। तो जब हमने इसमें डाला तो शक्कर धीरे धीरे, चीनी धीरे धीरे मिल जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मिल जाएगी, ठीक, और मिल जाएगी तो फिर मीठा प्रतीत होगा कि नहीं होगा। तो उस जब शरबत को हम पिएंगे तो हमको कैसा प्रतीत होगा, मीठा प्रतीत होगा, क्योंकि हमने उसमें चीनी डाला है। अब हम यार सोचे कि यार बोला संगठन समान है, चलो नीचे से फाड़ते हैं बोतल, क्या पता साला कड़वा प्रतीत हो जाए, नीचे से फाड़ा फिर भी ससुरा हमको मीठा ही प्रतीत हुआ, इधर से फाड़ा फिर भी मीठे मिल रहा है, इधर से फाड़ा फिर भी मीठे मिल रहा है, तो मतलब सर जी संगठन समान है। कहीं से भी हम फाड़ के बोतल पी रहे हैं, हमको शरबत ससुरा हमारा मीठा ही मिल रहा है। हाँ, तभी आपने बोला कि वे मिश्रण है कि नहीं, क्योंकि सर जी अभी आपने बोला मिश्रण का मतलब होता है जब दो पदार्थ आपस में मिल जाए, और इसमें देख रहे हैं कि जल और क्या शक्कर मिल चुके हैं, तो ये मिश्रण हो गया सर जी। वे मिश्रण जिनका संगठन समान होता है, क्योंकि सर जी इनका संगठन समान है। क्यों समान है, क्योंकि सर जी हम चाहे जहां से पिए बोतल फाड़ के, हमको ससुरा मीठे प्रतीत हो रहा है। तो यही आपका समांगी मिश्रण बच्चा होता है। मक्खन हो गया। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, वो समांगी मिश्रण के चीनी व पानी का मिलना, चाहे नमक व पानी का मिलना। अब विषमांगी मिश्रण की बात आती है, समझ लो बच्चा, विषमांगी मिश्रण, तो वे मिश्रण जिनका संगठन समान नहीं होता है, वही आपके जस्ट उल्टा होता है। वे मिश्रण जिनका संगठन समान नहीं होता है, वही आपका विषमांगी मिश्रण कहलाता है। मतलब कुछ भी लिख लो यार, मिट्टी व नमक का मिलना है, इनका मिश्रण कभी बन पाएगा, कहाँ है भैया,
इसलिए मिट्टी पड़ी है और इसमें आप NaCl डाल दो, समझ रहे हो। हैं, ये काहे का मिश्रण है, पियोगे इसको, खाओगे नहीं, खाओगे ना, इसको नहीं खाना है, तो इनका मिश्रण संगठन समान नहीं है बच्चा। अब मिट्टी में नमक डालोगे, मिला दोगे तो हर जगह से वैसे प्रतीत नहीं होगा, कहीं पे नमक ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, समझ रहे हो। तो वे मिश्रण जिनका संगठन समान नहीं होता है वही आपका विषमांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, मक्खन हो गया। वे मिश्रण जिनका संगठन समान होता है वही समांगी मिश्रण कहलाता है। और आज से अंत इस लेक्चर का हम यहीं से करते हैं। दोस्तों पहले ये बताओ कमेंट में आप लोग कि इस वीडियो में आपको मजा आई है या नहीं आई। अगर वीडियो में मजा आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से बोलें कि बच्चा अगर जीरो से हीरो बनना है तो आइए रे भैया, काहे क्या सोच रहे हो, जीरो से हीरो तक का सफर अपने साथ चलेंगे हम लोग, समझ रहे हो। ठीक, और कमेंट में क्या लिखोगे, मक्खन हो गया सर जी, मक्खन। एक टीम कोड होता है ना, उसी के समान है बच्चा ये। मक्खन है, ऐसा पढ़ो कि दिल गार्डन गार्डन हो जाए। हैं, तो आज का अंत हम लोग यहीं से करते हैं। ठीक, तो सभी दोस्तों को जय हिंद दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समझ रहे हो। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत धमाके से आएंगे हैं, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।